नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम 90 साल के उस लंबे सफर की गहराई में उतर रहे हैं जिसने भारत को आज़ादी दिलाई। हमारे पास जो स्रोत हैं वो 1857 की पहली चिंगारी से लेकर 1947 के आधी रात तक की पूरी कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को एक के बाद एक बताना नहीं है, बल्कि उन पड़ावों को जोड़ के ये समझना है कि कैसे अलग अलग संघर्षों ने, अलग अलग विचारधाराओं ने मिलकर आज़ादी की ये पूरी तस्वीर बनाई। सही कहा आपने। ये कहानी सिर्फ तारीखों की नहीं है, ये तो एक राष्ट्र के विचार के बनने की कहानी है। अच्छा। हाँ, कैसे वो जो बिखरे हुए विरोध थे वो एक संगठित आंदोलन में बदले और कैसे उस आंदोलन ने आज़ादी तो हासिल की, लेकिन एक बंटवारे की कीमत पर। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 से। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। मंगल पांडे का विद्रोह, फिर मीरठ में सिपाहियों का दिल्ली की ओर कूच करना, ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह तो नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि गुस्सा बहुत गहरा था और कहीं ज्यादा फैला हुआ था। आपने सही पकड़ा। ये सिर्फ वो चर्बी वाले कारतूसों का मामला नहीं था। हाँ, वो तो बस एक चिंगारी थी, है ना? बिल्कुल। असल में तो ये आप समझिए 100 साल का जमा हुआ गुस्सा था। किसानों से जमीनें छीनी जा रही थीं, राजाओं के राज जा रहे थे और लोगों के धर्म और संस्कृति में भी दखल दिया जा रहा था। वही तो 1857 उस सारे गुस्से का एक विस्फोट था। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात इसकी असफलता में छिपी है। असफलता में? वो कैसे? इस विद्रोह ने भारतीयों को एक कड़वा सबक सिखाया कि सिर्फ जोश और बहादुरी से साम्राज्य को नहीं हराया जा सकता। एक अखिल भारतीय सोच और संगठन की जरूरत है। और शायद इसी जरूरत ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को जन्म दिया 1885 में। एग्जैक्टली। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब सी नहीं लगती कि इसकी स्थापना एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने की थी? ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है? एक शानदार सवाल है और यहीं पर कहानी में एक गहरा मोड़ आता है। देखिए, अंग्रेजों के लिए कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व की तरह थी। सेफ्टी वॉल्व? हाँ, मतलब एक ऐसा मंच जहां भारतीय अपना गुस्सा शांति से निकाल सकें, ताकि 1857 जैसा कोई दूसरा विस्फोट ना हो। अच्छा। लेकिन हमारे संस्थापकों के लिए, जैसे दादा भाई नौरोजी, उनके लिए ये एक स्ट्रैटेजिक कदम था। उन्हें पता था कि एक अंग्रेज के नेतृत्व में इस संगठन को आसानी से राजद्रोही कहकर कुचला नहीं जा सकेगा। समझी। तो शुरुआत में ये नरम थी, याचिकाएं देना, सुधार मांगना। हाँ, लेकिन इसने पहली बार पूरे भारत के पढ़े लिखे लोगों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, और ये बहुत बड़ी बात थी। यानी एक शुरुआत भले ही नरम हो, लेकिन ये नरम दौर ज्यादा दिन नहीं चला। 20वीं सदी की शुरुआत होते ही 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, और इसके पीछे तर्क दिया गया प्रशासनिक सुविधा। ये तो बस एक बहाना लगता है। ये बहाने से कहीं ज्यादा था। ये एक सोची समझी चाल थी। चाल? बंगाल उस समय राष्ट्रवादी विचारों का गढ़ था, तो अंग्रेजों ने उसे धार्मिक आधार पर बांट दिया। हिंदू मुस्लिम आबादी को अलग कर दिया। मतलब फूट डालो और राज करो? ये उससे भी ज्यादा था। ये सिर्फ फूट डालो राज करो नहीं था, ये आंदोलन के दिमाग पर हमला था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, दांव उल्टा पड़ गया। बिल्कुल। इस विभाजन ने तो पूरे देश में एक तूफान खड़ा कर दिया और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। और क्या जबरदस्त आंदोलन था वो। भारत का पहला बड़ा जन आंदोलन। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार किया। लेकिन इसी दौरान अंग्रेजों ने अपनी बांटने वाली नीति को और धार दी। 1909 में वो मॉर्ले मिंटो सुधार लेकर आए। इन सुधारों में ऐसा क्या खास था? सुनने में तो ये सुधार जैसा लगता है। यही तो चालाकी थी। इन सुधारों में पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की गई। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। कागज पर ये मुसलमानों को अधिकार देने जैसा लग रहा था, लेकिन असल में इसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया। बिल्कुल। इसकी फसल 40 साल बाद विभाजन के रूप में काटी गई। इसने लोगों को अपनी भारतीय पहचान से पहले अपनी धार्मिक पहचान के बारे में सोचना सिखाया। ये तो बहुत गहरा असर था। और दमन का सिलसिला यही नहीं रुका। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब भारतीय कुछ अधिकारों की उम्मीद कर रहे थे, तो अंग्रेज रॉलेट एक्ट ले आए। काला कानून। हाँ, और इसके खिलाफ पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे थे। तो फिर जलियांवाला बाग में ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इतनी क्रूरता दिखाई? जलियांवाला बाग एक सोची समझी क्रूरता थी।
वो जनरल डायर का आतंक फैलाने का तरीका था, ताकि विद्रोह की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। हाँ, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन गोलियों ने सिर्फ हजारों बेगुनाहों की जान नहीं ली, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश न्याय और इंसानियत के ढोंग को भी हमेशा के लिए दफन कर दिया। उसके बाद गांधीजी जैसे नेताओं का भी अंग्रेजों की नीयत से भरोसा उठ गया, और यहीं से गांधीवादी युग की शुरुआत होती है। बिल्कुल। 1920 असहयोग आंदोलन। लोगों ने स्कूल, कॉलेज, अदावतें, नौकरियां सब छोड़ दी। इसने आजादी की लड़ाई को ड्राइंग रूम से निकालकर सड़कों पर ला दिया, है ना? हाँ, और गांधीजी ने बड़ी चतुराई से इसे खिलाफत आंदोलन से जोड़ा। अच्छा, वो तुर्की के खलीफा वाला मामला? जी, गांधीजी ने इसका समर्थन करके हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी मिसाल पेश की जो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई। लेकिन ये एकता हमेशा तो नहीं रही। फिर भी आंदोलन बढ़ता रहा। और फिर 1929 में लाहौर में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, पूर्ण स्वराज। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। इसका असल में मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ एक नारा था? नहीं, ये नारे से बहुत ज्यादा था। अब तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस मांग रही थी, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के झंडे के नीचे स्वशासन। ओके। लेकिन अब लक्ष्य बिल्कुल साफ था, कोई समझौता नहीं, सिर्फ पूरी आजादी। अब भारत ब्रिटेन का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहता था। और इस संकल्प को जमीन पे उतारने के लिए गांधी ने एक बहुत ही अनोखा हथियार चुना, नमक। 1930 का दांडी मार्च, 24 दिन की पैदल यात्रा, बस एक मुट्ठी नमक उठाने के लिए। ये ब्रिटिश साम्राज्य को कैसे हिला सकता था? यही तो गांधी की प्रतिभा थी। नमक हर घर की जरूरत थी, अमीर हो या गरीब, और सरकार ने उस पर टैक्स लगाया हुआ था। सही बात है। नमक कानून तोड़कर गांधीजी ने एक ऐसी चीज को क्रांति का प्रतीक बना दिया जिससे हर भारतीय जुड़ा हुआ था। कहते हैं कि जब गांधीजी ने दांडी में मुट्ठी में नमक उठाया तो उन्होंने कहा, इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। एक मुट्ठी नमक में इतनी ताकत? हाँ, ये अपने आप में एक संदेश था कि अब भारतीय अंग्रेजों के बेतुके कानूनों को नहीं मानेंगे। एक तरफ गांधी जी का अहिंसा का आंदोलन चल रहा था, हाँ। तो दूसरी तरफ एक और धारा भी बह रही थी, बिल्कुल। जो मानती थी कि आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। हाँ। मैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों की बात कर रही हूँ। हाँ, और ये एक समानांतर और उतनी ही महत्वपूर्ण धारा थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये लोग मानते थे कि अंग्रेज सिर्फ धमाकों की आवाज सुनते हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ बम फेंकने वाले जोशीले नौजवान समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। उनके पास एक स्पष्ट वैचारिक दृष्टि थी। क्या मतलब? क्या उनके पास हिंसा के अलावा भी कोई दर्शन था? निश्चित रूप से। हाँ। जब भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा चला, हाँ। तो उन्होंने अदालत को ही अपना मंच बना लिया। अच्छा। भगत सिंह ने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनावा था जहां इंसान द्वारा इंसान का शोषण न हो। एग्जैक्टली। वो एक समाजवादी गणराज्य का सपना देखते थे। और इसी दौर में एक और बड़ा नाम सामने आता है, सुभाष चंद्र बोस। उनका और गांधी जी का रास्ता अलग क्यों हो गया? देखिए, लक्ष्य दोनों का एक था, भारत की आजादी, लेकिन रास्ते अलग थे। गांधी जी का मानना था कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए, आजादी अहिंसा से ही मिलनी चाहिए। वहीं बोस ज्यादा यथार्थवादी थे। उनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बिल्कुल। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने इसे एक अवसर की तरह देखा। वो भारत से निकलकर जर्मनी गए, फिर जापान गए, और वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। हाँ, उनका नारा दिल्ली चलो सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि अंग्रेजों को सीधी सैन्य चुनौती थी। और जब बोस बाहर से लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, तब भारत के अंदर गांधी जी ने 1942 में अपना सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो। हाँ, उनका करो या मरो का नारा उनके पिछले आंदोलनों से बहुत अलग लगता है। ये गांधी जी का सबसे उग्र रूप था। ये अंग्रेजों को एक सीधा अल्टीमेटम था कि अब बहुत हो गया, भारत छोड़ो। इस आंदोलन को तो बेरहमी से कुचल दिया गया था। हाँ, सारे बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया है, लेकिन असल में इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव में वो डायनामाइट लगा दिया था जिसमें बस एक चिंगारी लगनी बाकी थी। और वो चिंगारी कहां से आई? युद्ध तो खत्म हो गया था, अंग्रेज जीत भी गए थे। वो चिंगारी आई दिल्ली के लाल किले से। लाल किले से? हाँ, अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के पकड़े गए 3 अफसरों, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। INA ट्रायल्स। जी,
वो उन्हें गद्दार साबित करना चाहते थे, लेकिन भारत की जनता ने उन्हें हीरो की तरह देखा। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि ब्रिटिश इंडियन फौज के वो भारतीय सिपाही जिन्होंने पूरी दुनिया में अंग्रेजों के लिए लड़ाइयां लड़ी थीं, वो सोचने पर मजबूर हो गए कि उनकी वफादारी किसके प्रति है। हाँ, एक विदेशी हुकूमत के या अपने देशवासियों के। और इसी सोच का नतीजा था 1946 का नौसेना विद्रोह। बिल्कुल, जब बॉम्बे में भारतीय नौसैनिकों ने जहाजों पर तिरंगा फहराकर विद्रोह कर दिया तो अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये 1857 के बाद सबसे बड़ा झटका था उनके लिए। हाँ, क्योंकि अंग्रेज भारत पर भारतीयों की मदद से ही तो राज करते थे। जब उनकी अपनी सेना और नौसेना ही बगावत पर उतर आई तो उन्हें समझ आ गया कि अब यहाँ टिकना नामुमकिन है। ये आज़ादी की लड़ाई की शायद आखिरी और सबसे निर्णायक कील थी, कह सकते हैं। इसके बाद तो अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन आज़ादी सीधी नहीं मिली, उसके साथ विभाजन का दर्द भी आया। ऐसा क्यों हुआ? ये दशकों की राजनीति का नतीजा था। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, वो अलग निर्वाचक मंडल का जहर, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ता अविश्वास। हाँ, जब सत्ता हस्तांतरण की बात आई तो कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। अंत में लॉर्ड माउंटबैटन ने देश का बंटवारा ही एकमात्र समाधान बताया। ये एक राजनीतिक विफलता थी जिसकी कीमत लाखों आम लोगों ने अपने खून और अपनी जान से चुकाई। और फिर 15 अगस्त 1947 की आधी रात, एक तरफ आजादी का जश्न था तो दूसरी तरफ इतिहास के सबसे बड़े पलायन का दर्द। प्रधानमंत्री नेहरू ने लाल किले से अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हाँ, नियति से साक्षात्कार। उन्होंने कहा था कि आज हम अपना दुर्भाग्य समाप्त कर रहे हैं और भारत खुद को फिर से खोज रहा है। वो एक उम्मीद भरा पल था, बहुत उम्मीद भरा पल था, लेकिन उस उम्मीद पर बंटवारे की परछाई भी थी। तो ये थी 90 सालों की कहानी, 1857 के विद्रोह से लेकर 1947 की आजादी तक। इसमें संगठन है, आंदोलन है, हिंसा है, अहिंसा है, एकता है और विभाजन भी। हाँ, इन सभी धागों से मिलकर आजादी का ये ताना बाना बुना गया है। और ये संघर्ष सिर्फ राजनीतिक आजादी के लिए नहीं था, ये एक राष्ट्र के रूप में भारत के विचार को गढ़ने का भी संघर्ष था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि आजादी की लड़ाई की कौन सी विरासत हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्या वो गांधी का अहिंसक रास्ता है,